चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। अब अपन चलेंगे आगे, है ना। तो हम पढ़ेंगे कृषि विपणन। उसके पहले मैंने तुमको एक चीज पढ़ाना है, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कभी नाम सुना तुमने? नहीं सुना? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहते हैं? अच्छा, तुमने देखा कभी टमाटर 300 रुपए किलो हो जाते हैं, कभी 3 रुपए किलो हो जाते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि टमाटर अगर कम पैदा होंगे तो भाव बढ़ेगा, ज्यादा पैदा होंगे तो भाव। पर गेहूं तो 24-25 ही बिक रहा है, कितना ही पैदा कर लो। ऐसा क्यों है? टमाटर लाल होता है इसलिए महंगा सस्ता होता रहता। यार भाई, तू मत सुपरवाइजर बनना यार, कौन है आदमी? लाल होता है इसलिए महंगा और सस्ता होता रहता है, वो पीला होता तो। इतना खतरनाक आदमी है एक। जब हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ बेटा? हाँ, 1900? पक्का? तब जो देश चलाने वाले लोग थे, तुम बताओ देश चलाता कौन है? हाँ, सरकार चलाती है ना। न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीन चीज है ना। मतलब न्यायपालिका पूरा कानून व्यवस्था, कार्यपालिका मतलब ये सारे जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है सब, और विधायिका में आते हैं सांसद और विधायक। तीन लोग मिलकर देश चलाते हैं, है ना। चौथा है सब मीडिया को मानते हैं, जिसका कोई लिखित में अस्तित्व नहीं, वो अपने आप में ही खुद चौथे बन चुके हैं अपनी मर्जी से। तो सरकार के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं देश विदेश में कि कई बार कई चीजों, जैसे एक देश है क्यूबा। कौन सा देश है बेटा? क्यूबा, उधर साउथ अमेरिका का देश है। वहां पे बहुत सारा तेल था। क्या था? तो क्यूबा तेल बेचता था अमेरिका को, और अमेरिका बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें, गाड़ियां वाड़ियां और बहुत सारी चीजें उनको देता था बदले में। अच्छा व्यापार चलता था। फिर अचानक अमेरिका के पास खुद का तेल का भंडार मिल गया, और अमेरिका ने क्यूबा से कहा कि हम तेल तो खरीदेंगे पर सस्ता खरीदेंगे। तो क्यूबा ने कह दिया कि हम तुमको एक बूंद तेल भी नहीं देंगे। अरे 100 साल से दे रहे हैं तुम, अमेरिका तेल दे रहे हो, और आज तुम्हारे पास तेल का भंडार मिला और तुम अपनी औकात पे आ गए। बदले में अमेरिका ने क्यूबा को सारी सप्लाई बंद कर दी, जो जो भी मिल रहा था। क्यूबा पहले से बहुत अमीर देश था, पर जो अमीर देश होते हैं वहां के बच्चे पढ़ते नहीं है, तो वहां ज्यादा अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं होते थे। कंडीशन ये हो गई कि 1930 के बाद क्यूबा में एक भी नई कार नहीं बनी। किसके बाद? इसका मतलब क्यूबा में अभी भी जो 2025 में कारें चल रही है, वही पुरानी कारों की मरम्मत कर करके, वेल्डिंग कर करके वैसे ही चल रही है, जुगाड़ पानी से। मैकेनिक तो हर देश में होते हैं, इंजीनियर्स नहीं थे। तो उसके बाद क्यूबा में कभी नई कारें आई नहीं, अभी भी बहुत पुरानी पुरानी कारें डब्बों की तरह वो लोग यूज कर रहे हैं, मरम्मत कर करके, पार्ट्स लगा लगा। नई कार बनाने की टेक्नोलॉजी आज भी उनके पास नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है देश में चीज नहीं बन रही है पूरी तरह से। जैसे चाइना ने अभी रेयर अर्थ मेटल, उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी नहीं बेचेगा चाइना से बाहर, अपना ही रहेगा। और उसका प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर बनाने में। सेमीकंडक्टर मतलब चिप, कंप्यूटर्स बनाने। अब वो जब तक सेमीकंडक्टर नहीं बनता, कोई आधुनिक कार चलती नहीं है। जो कारों की चिप बनती है ना, जिसमें सब ऊपर रियर डोर और वायरिंग वायरिंग, कब लाइट चलेगी बंद होगी, सब आजकल तो बटन वाला सिस्टम है। तो उसके बिना नहीं चलती। तो इससे पूरी दुनिया में कार उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो दूसरों के पास ही है, अपने पास है ही नहीं, और वो अपने ऊपर दबाव बनाते हैं।
जैसे रूस के पास तेल भंडार है, गैस के भंडार है, इसलिए वो डरता नहीं, क्योंकि पूरे यूरोप को गैस और तेल वही देता है, रशिया। यहां तक कि अमेरिका को भी तेल देता है रूस। ये तो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं, पर एक दूसरे पे कौन कितना डिपेंड है वो खुद जानते हैं। भारत में जब प्याज की कमी होती है तो अपन पाकिस्तान से मंगा लेते हैं, यूं भले बॉर्डर पे रोज कुश्ती लड़े, क्योंकि प्याज चाहिए मतलब, हाँ भले कहीं से भी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो एक कानून बनाया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम। कब बनाया गया? 1955 में। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या कहा जाता है? एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई गई कि अपने देश में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका उत्पादन यही होना चाहिए, भले कितना महंगा पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, अगर अपना देश है, मान लो अपन गेहूं उगाना छोड़ देते हैं, अपन दूसरे कोई काम धंधा पकड़ लेते हैं, तो अपने देश में तो 145 करोड़ लोग रहते हैं और गेहूं की खपत भी बहुत ज्यादा है। मान लो खुदा ना खास्ता जिस देश से अपन गेहूं ले रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देना, जाओ। पहली बात तो किस कोई इतना उगाता ही नहीं अपना पेट भर पाए। सही बात है कि नहीं? और वो मना कर दे तो फिर तो कुछ भी देना पड़ेगा, मजबूरी का फायदा उठाने। तो ऐसी सारी चीजें जो एक देश को देश बनाती है वो सब अपने यहाँ उत्पादित होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सरकार की। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? एक बहुत लंबी लिस्ट है, 200, 400, 500 चीजों की, जिनका निर्माण कहाँ होना चाहिए? भारत। अगर नहीं होगा तो अपन किसी दिन किसी चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे, जो अच्छी बात। तो इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 22 फसलें रखी गई। कितनी रखी गई बेटा? 22 फसलें। अब ऐसा कहा गया कि ये जो 22 फसलें, इन फसलों का उत्पादन भारत में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अब भारत में उत्पादन कब होगा? किसान को प्याज में ज्यादा फायदा, प्याज उगा लेगा, टमाटर में ज्यादा तो टमाटर उगा ले। किसी को मजबूर कर सकते हैं कि गेहूं उगाओ? तो फिर एक स्कीम लाई सरकार, जिसका नाम रखा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या नाम रखा गया? उनका कहना ऐसा था कि ये जो 22 फसलें, ये कभी भी सस्ती नहीं बिकेगी। आप जितने पैसे उसमें लगाओगे उसका 1.5 गुना प्राइस आपको मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक कमेटी की स्थापना की, जिसको कहते हैं CACP। क्या कहते हैं बेटा? CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या कहते हैं? कई बार इसको कृषि लागत एवं कीमत आयोग लिखा जाता है ना? कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ये असली नाम है इसका, पर इसको मूल्य लिख देते हैं। 1965 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई बेटा? बाद में 1985 में। पहले इसको APC कहा जाता था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। 1985 में इसको CACP कहा जाता है ना, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। इसका काम क्या? ये एक्सपर्ट की एक टीम है। आयोग का मतलब क्या होता है? जिसमें एक बड़ी टीम रहती है और हर आदमी एक्सपर्ट होता है ना। इनका काम यह है कि हर साल ये जानकारी निकाले कि 1 क्विंटल गेहूं उगाने पे कितना खर्चा आ रहा है। फिर उसको काय से गुणा करेंगे और प्राइस घोषित करें। जैसे मान लो 1 क्विंटल गेहूं उगाने पे 1600 रुपए का खर्चा आ रहा है। कितना आ रहा है? तो ये कह देंगे सरकार को कि 16 गुणा 1.5, 2400 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव होना चाहिए। सरकार घोषणा कर दे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है बेटा? CACP। खाली सिफारिश लिख दूं तो समझ जाओगे क्या? क्या पूरी लाइन लिखोगे? MSP की सिफारिश कौन करता है? CACP। सिफारिश का मतलब क्या है? पूरा कैलकुलेशन करके और लिस्ट बना के देना कि इतना रेट हमारे हिसाब से रहना चाहिए, है ना। फिर घोषणा कौन करता है? घोषणा करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? भारत सरकार। क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की, CACP थोड़ी जिम्मेदारी लेगा। GL सर मेरे से कहे कि हिसाब लगा के बताओ कितना आएगा, तो मैं मैसेज कर दूंगा, मैं जिम्मेदारी थोड़ी लूंगा। वो लेंगे कि हॉस्टल में इतने में मिलेगा ना, AC चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सिफारिश करना किसका काम है? CACP। निर्णय देना किसका काम है? अब फिर से सुनना, न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकार के द्वारा किया गया एक वादा है जो किसानों को यह कहता है कि इन 22 फसलों का जो भी रेट हम तय करते हैं उस पे अगर कोई भी व्यापारी नहीं खरीदता है तो आपकी पूरी उपज उस रेट के ऊपर, किस रेट के ऊपर, जो सरकार बता देती है ना, उसके ऊपर सरकार खुद खरीद लेगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का वादा है, किससे है? किसानों से, कि हम जो बता रहे हैं अगर आप वो फसल उगाते हो तो इस तयशुदा मूल्य पे हम उस फसल को खरीद लेंगे 6 महीने बाद। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब होती है? फसल की बुआई के कुछ सप्ताह पहले। जैसे अभी तो खरीफ चल रहा है, कि रबी आ गया? खरीफ चल रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी का बता दिया सरकार ने कि गेहूं उगाओ इस भाव में खरीद लेंगे, आपका मन हो तो उगाओ नहीं तो मत उगाओ। तो किसान को एक गारंटी मिलती है कि मैं गेहूं उगाऊंगा क्योंकि इसका भाव कभी भी 2 रुपए किलो, 1.5 गुना तो मुझे मेरी लागत का मिल ही जाएगा। तो इससे किसानों को में गरीबी नहीं आएगी और देश खतरे में भी नहीं आएगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया? कि देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, उसमें 22 फसलें भी आती है, पहली बात। अब ये फसल किसान उगाते रहे ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। सरकार को पता है कि किसान केवल वही चीज उगाता है जिसमें उसका या तो फायदा होता है या तो उसका नुकसान नहीं होता है। सब्जियां अपन क्यों नहीं उगाते? क्योंकि उसमें नुकसान की गुंजाइश भी ज्यादा रहती है। पर गेहूं इसलिए उगाते हैं कि अपने को मालूम है कि इसमें कभी भी नुकसान तो, फायदा भले ही कम। तो एक प्रकार की गारंटी है जो कौन दे रहा है? सरकार दे रही। किसको दे रही है? किसानों को। कि हम कह रहे हैं अगर वो चीज तुमने उगाई तो इतना पैसा आपको मिलेगा, अभी से बता रहे, है ना। अब ये 22 फसलें उन्होंने अलग अलग हिसाब से बांटी, जिसमें लगभग 14 फसल खरीफ की है और 8 फसलें रबी की। ठीक है, तो अपन एक लिस्ट बनाते हैं, फिर देखेंगे। इसमें से कुछ लिखना है क्या? लिखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा किसानों को दिया गया, पूरा लिखवा ही देता हूं मैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा किसानों को दिया गया क्या लिखा बेटा? हाँ, एक वादा ही लिख दे तो ज्यादा अच्छा है ना, फिर मैं ज्यादा हिंदी बोलूंगा दिक्कत आएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों को दिया गया एक वादा है जिसमें एक न्यूनतम तय मूल्य पर फसल की संपूर्ण मात्रा सरकार खुद खरीदेगी। क्या खरीदेगी? फसलें खरीदेगी, है ना। इससे दोनों का फायदा, ऐसा लिखना नहीं अपने को, है ना। अब लिखना नीचे कहीं एक लाइन में लिखना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई के कुछ सप्ताह पूर्व ही कर दी जाती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। फसल बुआई के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई के कुछ सप्ताह पूर्व कर दी जाती है। ठीक है। अब यहां पर अपने को देखना है ये सारी चीजें अगर तुम लिखोगे तो क्या तुम्हारे समझ में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल किन फसलों के लिए घोषित किया जाता है? जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आती। इसको वापस संशोधित करके कौन सा रूप आ गया है? 2020। मतलब जो नया कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम वो कब संशोधित हुआ? 2020 है ना, जबकि 1955 से अभी तक एक जैसा था। इसमें कितनी फसलें आती? 22 प्लस एक गन्ना है, पर गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, उसका FNP होता है, फेयर न्यूमरेटिव प्राइस। ये समझाऊंगा मैं, पहले इतना लिखो। तो लोग 23 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें आती है? 22। पर 22 ज्यादा सही उत्तर है। 22 ऑप्शन में नहीं मिले फिर क्या लगाना है? 23। एजेटोबैक्टर एरोबिक है बेटा, है ना। अनएरोबिक में एक ही नाम है सिर्फ, क्लोस्ट्रीडियम, इसके अलावा कोई अनएरोबिक है ही नहीं। ए, अब प्रश्न आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? CSAP। घोषणा कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ। बेटा ये कोई अच्छा सवाल नहीं है जो रोज अपने को पूछना पड़ता है। वो रोज पूछते हैं कि कोर्स कब खत्म होगा, चैप्टर कब खत्म होगा। ये क्यों पूछना, मतलब मेरे समझ में नहीं आता कभी, है ना। मैं तो जल्दी जल्दी खत्म करवा रहा हूँ, जो 12 दिन का चैप्टर वो 6 दिन में करवा देता हूँ। इकोनॉमिक्स 6 दिन का अभी आज खत्म हो जाएगा 2 दिन में। और कितनी स्पीड पकड़ूं बताओ तुम। मैंने अनएरोबिक में कुछ लिखवाया क्या? देखो पीछे जाके देखें, देखो तो सही। पलटाना बनने भैया विष्णु। ये नहीं लिखा अभी, ये जिसने लिख लिया वो देखो एक बार। अनएरोबिक में क्लोस्ट्रीडियम के अलावा कुछ लिखा है क्या? देखो एक बार देखो। है अनएरोबिक में थोड़ी लिखा हो, तो असहजीवी में लिखा। दो चीजें अलग अलग है। अवायुजीवी अलग बात है, उसको कहते हैं अनएरोबिक, उसमें एक ही आदमी है ना। फिर वायुजीवी के दो प्रकार है, एक सहजीवी और एक असहजीवी। हाँ। अरे वो वायुजीवी और अवायुजीवी की बात चल रही है ना। हाँ। अनएरोबिक में एक ही एग्जाम्पल है और उसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। बाकी पूरा बायो फर्टिलाइजर कैसा है? एरोबिक। सहजीवी असहजीवी अलग बात है। हाँ। एरोबिक अनएरोबिक बहुत अलग बात है। ठीक है, चलो लिख लिया। अब सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तुम चाहते हो क्या लिखना? 14 और 6 22 है। कुछ के बता दूं? पूरा देख लेते हैं अपन, अपने जो जो काम की चीज है वो नोट कर लेंगे, है ना। गवर्नमेंट से ही पूछ लेते हैं। पहले मैं इसका इलाज कर दूं क्या यार? मैं बहुत खराब आदमी, मेरे सामने कोई ऐसी चीज आती है ना बार बार। हो गया ना।
कितनी खरीफ फसलें बेटा है? 14 है। इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में लिखोगे? काय में लिखोगे बताओ? हिंदी में देखो, हिंदी लिखना पड़ेगा ना। आ, कुछ ज्यादा हिंदी नहीं होगी। हाँ यार ये अच्छा है, ठीक है। ये कौन से साल के लिए पहले देख लेना, 2025 26 अब है ना। ध्यान से देखना। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2369। पर ये चार्ट अपने काम में नहीं आएगा क्योंकि मैं पिछले साल वाले भी लिखवाऊंगा इसी के साथ, है ना। धान ए ग्रेड का कितना है? 2389। तो ये अपन ने ये वाले चार्ट में से नहीं लिखे। पिछले साल और इस साल दोनों के जिसमें होंगे ना वही लिखेंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश पोस्ट 13 14 से तेरह। बहुत बदमाश हो गए हो तुम रे यार। है गलत। पूरा गूगल ही हिंदी में कर दिया, बताओ हिंदी लिखते ही। छोटू आया। हाँ ये है ना। आया कि नहीं आया? देखो कितने साल का दे दिया। दिख रहा कुछ? क्या दिख रहा? लागत भी बता दी कितनी लागत आई और लागत पे मार्जिन कितना मिल रहा है। 25 50 50 मतलब 150%। इधर 63%, 50 59 59 53 55 50 50 बाकी तो 50 ही देते। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है। किसे मिला सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ एमएसपी? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राम तेल में हुई, जिसका वानस्पतिक नाम भी तुमने नहीं पढ़ा कभी जीवन में। गुजोटिया एबेसिनिका, है ना, नाइजर। 820 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया है। नया एमएसपी कितना हो गया? 9537 रुपए क्विंटल। 100 रुपए किलो लगभग। रागी को 596। और इसका रागी का मूल्य क्या हो गया? 4886, 48 रुपए किलो। गेहूं 24 रुपए किलो, रागी 48 रुपए। और ये मार्केट में मिलता है 250 300 600 रुपए किलो। सुपर फूड है। तीसरे स्थान पर कपास मीडियम स्टेपल। कितना भाव हो गया इसका? 9800। मैं जब पढ़ता था जब 4400 का कपास था, आज 9800 का हो गया। तो अपने को एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? चार्ट बनाना। उसमें दो चीजें बनाना, ध्यान से देखना है ना। इसको मैं उस मोड पे ले आता हूँ, एक काम का इस वाले। ठीक है। एक तो फसल वाला कॉलम लिखना है, एक 2024 25 वाला लिखना है, और एक 2025 26 वाला। और एक इसके बाद लिखना है अंतर। कुछ समझ में आया क्या बनाना है? फिर से बता देता हूँ। एक कॉलम तो किसका बनेगा बेटा? फसल का। फिर एक बनेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024 25 25 26। और अंतर, अंतर भी पूछता है कई बार। सुपरवाइजर्स। यहाँ क्या लिखेंगे? फसल। यहाँ क्या लिखेंगे? एमएसपी 2024 25। यहाँ क्या लिखेंगे? एमएसपी 2025 26। और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना, 24 25 का पूछा है, 25 26। हालांकि आज तक तो कभी पूछा नहीं है, फिर भी गेहूं और धान का तो याद कर ही लेना, है ना। बाकी मैं तो टीचर हूं, मेरा काम है सब पढ़ाना। तो पूरा एमएसपी याद करना बहुत मुश्किल है। चलो पहले लिखा कि नहीं चार्ट, ये बताओ पहले तो। लिखो फटाफट, बनाओ कॉलम्स। बाद में खींचते हैं हमेशा।
पर अभी अभी जो भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना कॉम्पिटेटिव, उनमें एमएसपी के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब आप कितने अवेयर हो। कर दूं उधर? या- अब क्या क्या लिखना है ये याद है कि नहीं, तुम ये बताओ मुझे पहले। हैं? फिर से बता देता हूँ। ये वाला कॉलम लिखना है क्या? ये वाला लिखना है क्या? ये वाला लिखना है क्या? ये वाला? ये वाला? अब तुम्हारे लिखने में सुविधा रहेगी। ऐसे ही लिखना है, यूं मत उतारना। पहले ये, फिर 24 25, फिर वो अंतर बाद में निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत। धान का 2300 था, 2369 हो गया। ए ग्रेड का हो गया 2320 से 2389। ज्वार हाइब्रिड का पहले था 3371, हो गया 3699। ज्वार देसी मालदंडी 3421 से 3749। अभी तो एक डाउट ये आएगा कि मालदंडी क्या होता है। देसी। है बेटा। ऊपर करूं? लिख लिया इतनी जल्दी? कहाँ लिखा है यार? कहाँ तक लिखा बताओ। तुमको ऐसा नहीं लगता देश का भविष्य खतरे में है? लगता है? और ऊपर कर दूं? हाँ। ध्यान से देखना हो।
और ऊपर कर दूं? है। और कर दूं? बस खत्म हो गई खरीफ की फसलें। लिख भी दिया। चल अब रबी में चले। हैं? नहीं चले? अंग्रेजी में। यार ये तो बहुत ही स्लो चलता है यार। है? ये भी वही दे दिया वापिस। किसमें देखा था अपन ने यहाँ पे? चलो। 23, 23, 24। अपने कौन सा चाहिए? बेटे। चलता ही नहीं है यार। ये दिख जाएगा। ये अपन जो चाहते हैं वही लिखा हुआ है इसने। 2025-26। नहीं नहीं। ये 2024-25 यहाँ है, तुम लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे बताओ? पक्का? या तो मैं 2024-25 की लिस्ट पहले बना देता हूँ। वो पहले लिख लेना, फिर 25-26 निकाल देंगे तो वो लिख लेना। है? अरे तुम्हारा भरोसा बिल्कुल नहीं है मुझे। तुम उत्पादन लागत लिख लोगे, फिर कॉपी का फोटो मुझे ही खींच के भेजोगे, सर ये आपने गलत लिखवा दिया। तो मैं कहाँ ले जाऊंगा तुमको? है? तुम बहुत खतरनाक लोग हो, अभी तुमको पता नहीं है। मैं पहले भी हो चुका है मेरे साथ 2-4 बार। ये वाला है क्या? इसमें साल नहीं लिखा है पर इन्होंने।
2024-25 का तो ये लिख लो पहले, फिर 25-26 का और लिखवा दूंगा। पहले एक रो लिख लो। कौन से साल का बेटा है? ये नहीं लिखने देंगे बेटा, ये बहुत खराब लोग है। इसमें लिख लोगे, फिर आ जाएगा वो थोड़ी देर। 24-25 में लिख लो एक बार, फिर 25-26 में और लिख, अगला कॉलम खोल लेना। ये वाला। तू कलाकार आदमी है यार। नई लिस्ट की स्पेलिंग देखो क्या लिख रखी। हाँ बेटे। है। सूरजमुखी नहीं है, कुसुम होना चाहिए यहाँ पे। ये तो ये भी भगवान भरोसे ही जीते हैं क्या लोग। ये लो, ये 2025-26 का, ये 2024-25 का, यही तो लिखा 5800। ये तो पता नहीं क्या करा रहे यार इन्होंने। रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट लिख लिया, कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। ये तो इनका भरोसा नहीं न्यूज चैनल वालों का यार। ये अपने फेरी कर दें किस दिन, इसलिए तो कहता हूँ मैं। 2 बार सूरजमुखी लिख दिया उसने। सरकारी उसे ही देखते हैं अपन, है ना। देखो, ये वाला लिखा क्या तूने? है। ये कब का है बेटा? 2024-25 का, वो 25-26 का दिखा दिया तुमको, है ना। 24-25 लिख के आगे बढ़ा दिया। ये कौन सा है? 24-25 का ये है। तो उसके ऊपर क्या लिख लोगे? 2025-26 लिख लो ना उस पे, इधर 24-25 कर लो। एक काम करो, उसको पूरा काट दो वापस, एक कॉलम को वापस से लिखो 2024-25। उसने इतना बड़ा तो 24-25 लिख रखा था उस पे। हाँ, मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा ये क्या सिस्टम है यार। इस पे ऐसा लिखना है। कौन से साल का दिया है इन्होंने? 2024-25 विपणन मौसम की अधिसूचित, ये तो सरकारी कागज है। 2275 गेहूं है, 1850 जौ, चना 5440, लेंटिल यानी मसूर है 6425, 6425, रेपसीड सरसों 5650, और कुसुम 5800। ठीक है। तुम में से हनुमान कौन है भाई? विष्णु तो है, हनुमान कोई नहीं है। चले आगे। ये नहीं लिखा अभी? अरे जरा सा ही तो है यार, 6 नाम लिखने में इतना टाइम लगा जाता। हे मालिक। अब रबी में डालूं कि नहीं डालूं? 2024-25।
गन्ना नहीं आएगा इसमें, वो एमएसपी में नहीं आता है। 23 कहाँ हो गई? धान एक रेट को भी धान में गिन लिया क्या तुमने? ज्वार भी दो प्रकार की है, कपास भी दो प्रकार का है, फसल तो एक ही है ना बेटा। है। पच्चीस। ये ये पहले लिख लिया था तुमने, वही है ये। ज्ञानेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक। ए, ये सरकारी कागज है, देख क्या लिखा हुआ है। विपणन मौसम 2025-26 के लिए। हाँ, एक साल पहले ही दे दिया उन्होंने। ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं आया। अंतर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? हैं? 25-26 में से घटा दोगे? पक्का? ये लिख लो यहाँ से। गेहूं में कितने बढ़े? 150 रुपए। गेहूं में लिख लो ना कितने बढ़े। 150। पहले वाला ही है ये लिखा देखो, ये बाद वाला, ये अंतर। इसको बड़ा करूंगा तो देख कहाँ जाएगा ये बाहर चले जाएगा बेटा बोर्ड के। ये लो 150, 130, 210, 275 और 300, और कुसुम में 140 रुपए। 5859, 140 ही तो हुआ ना। तुम सुपरवाइजर बनना चाहते हो? 150, 130, 210, 275, 300, 140, बस। गेहूं में 150, जौ में कितना अंतर आया बेटा? 130 रुपए का। चने में 210। मसूर दाल में, रेप सीड और सरसों में, और कुसुम में। अब कोई पूछे आपसे कि रबी की फसल में सबसे ज्यादा अंतर किस में आया है? सरसों और रेप सीड के भाव में। खरीफ का अंतर भी लिखवाऊं क्या? काय में? हाँ बेटा, ये देखो, धान में कितना अंतर आया? 69 रुपए का। ए ग्रेड के धान में भी 69 रुपए का। दो धान लिखिए ना, लिखते जाओ फटाफट। 69, 69। फिर क्या लिखा है? ज्वार हाइब्रिड 328, और ज्वार मालडंडी में भी 328। बाजरे में 150 रुपए का अंतर आया। कितना आया? 150, 150। रागी में 596। रागी में 596। मक्का में 175। मक्का में 175। मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज सुन के लिखते जाओ चुपचाप। फिर तुअर, अरहर लिखा क्या तुमने? 450। कितना अंतर आया बेटा? 450। मूंग में 86, 86 रुपए का। मूंग में 86। उड़द में 400। उड़द में 400। मूंगफली में 480। मूंगफली में
480। सूरजमुखी 441। 441। सोयाबीन 436। सोयाबीन 436। तिल में 579, 579, 579, क्या बोलते हो तुम? राम तिल में 820। राम तिल में 820। कपास में 589, 589। 589। क्या हो गया बेटा? 89 नहीं सुना कभी? हाँ, 89, 589। 89 क्यों नहीं सुना तुमने कभी यार ऐसा? है? नेवासी? अरे यार, तुमने तो नई हिंदी बना दी है। अब गन्ने का देखना है ना। 2025-26 के लिए 355 रुपए क्विंटल। कितना है बेटा? 2025-26 में कितना है बेटा? 355। लिख लो, गन्ना अलग से FNP है ना। वहां कोष्टक में लिखना गन्ना FNP। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, ये क्या है? हाँ, फेयर रीन्यूमरेटिव प्राइस, FNP। तो जो 2025-26 में कितना है? 355 रुपए। पहले कितना था? 340 रुपए। 2024-25 में 340, 25-26 में 355। 15 रुपए बढ़ा दिया। 24-25 में 340 और 25-26 में 355 रुपए कर दिया। ठीक है। अब इसमें से याद क्या करोगे पहले बताओ। देखो, जहां अंतर सबसे ज्यादा उसको गोला बना दो, अंडरलाइन कर दो। कहां दिख रहा सबसे ज्यादा अंतर? राम तेल में। कहां दिख रहा बेटा? राम तेल में। फिर गेहूं और धान का तो याद करना ही है। बताओ। गेहूं का तो 100% याद करना है। लिखा बेटा? अब देखो, यहां लिखना है अपने को, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत। लिखो। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 7 अनाज 5 दलहन। 7 अनाज 5 दलहन, 7 तिलहन और 3 वाणिज्यिक, इसको व्यवसायिक भी कह सकते हैं ना। 7 अनाज 5 दलहन, 7 तिलहन और 3 वाणिज्यिक या व्यवसायिक फसलें आती है। इसका फॉर्मूला है 75-73। क्या फॉर्मूला है बेटा? 75-73। अब बताओ, अनाज कितनी है? 7। दलहन कितनी है? 5। तिलहन कितनी है? 7। कमर्शियल क्रॉप्स 3। बस। और गन्ना अलग से। गन्ना न्यूनतम समर्थन मूल्य में आता ही नहीं है, पर वो पहले के जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, जबरदस्ती इसको इधर, हाँ, 23 कर देते हैं, है ना। चलो, तो ये वाला अपना जो कृषि अर्थशास्त्र वाला पोर्शन था, ये हो गया कंप्लीट, है ना। अब एक आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, वो पढ़ाऊं क्या?
तुम बताओ, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है क्या तुम पढ़ना चाहते हो और क्या तुम नहीं पढ़ना चाहते। मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो बोलोगे वो पढ़ाऊंगा। अच्छे वाले टॉपिक कौन से? ये 4 नंबर की बैच वाले बच्चे घर जाना चाहते हैं, है ना। तो इनको जो नहीं हुआ वो पढ़ा के ना इनको फ्री कर देते हैं। फिर मार्केटिंग में मैं बता देता हूँ, पेन ड्राइव से बता देता हूँ, अगर तुमको जमे तो पढ़ा देंगे, नहीं जमे तो मना कर देना। देख लो, 5 मिनट ही लगेंगे। अभी मैंने कल सुपरवाइजर में सिंचाई पढ़ाया उधर, उनके तोते उड़ गए बेचारों के, बेरू बन गए वो। देख लो, किसी वस्तु का उत्पादन यानी खेती के बाद, थ्रेसर में गेहूं निकालने के बाद जहां तक जाएगा आखिरी आदमी तक, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मार्केटिंग। मतलब थ्रेशर में से निकाला, फिर बोरे में भरा, फिर घर लेके आए, फिर मंडी में ले जाकर बेचा, वहां से किसी ने खरीदा, फिर वो ले गया, उस गेहूं का आटा बनाया, फिर तीसरा आदमी आटा खरीद के ले गया, उसने बिस्किट बनाए, फिर बिस्किट वाले ने बड़े व्यापारी को दिया, बड़े व्यापारी ने छोटे व्यापारी को दिया, छोटे व्यापारी से तुमने लिया पार्ले जी बिस्किट, डुबाया दूध में और खा गए। तुम क्या हो? अंतिम उपभोक्ता। उत्पादक से किसी वस्तु का अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? मार्केट। अब इसमें जो जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं वो सप्लाई चेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक, कमीशन एजेंट, खरीदार, बेचने वाला, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, छोटा व्यापारी, सब। और इसमें क्रिया क्या क्या हुई? खरीदी बिक्री हुई, भंडारण स्टोरेज हुआ, प्रोसेसिंग हुई, थोक विक्रेता के पास गया, खर्ची उपभोक्ता के पास गया और अंतिम उपभोक्ता के पास। मार्केट शब्द लैटिन भाषा के मार्केटर शब्द से आया है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां किसी वस्तु के खरीदने बेचने वाले यानी क्रेता और विक्रेता मौजूद हो। अब बाजार कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रेताओं की संख्या के आधार पर, फिर हम बात करेंगे दूरी के आधार पर, और तीसरी बात करेंगे अवधि के आधार पर। कितने वर्गीकरण है? 3। विक्रेता संख्या के आधार पर, अगर किसी चीज को बेचने वाला एक ही आदमी है तो उसको कहते हैं मोनोपाली। क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि पूरे भारत में या पूरी दुनिया में बीटी कॉटन बेचने वाला सिर्फ मॉन्सेंटो है, तो अपन कह सकते हैं कि मॉन्सेंटो का एकाधिकार है, उसकी मोनोपोली है, वो जो रेट चाहे वो तय कर सकता है। पर किसी मार्केट में अगर किसी वस्तु के 2 विक्रेता है, इसको कहते हैं ड्यूपोली। जैसे अपने गांव में 2 दुकान हो जाती है कभी, वो क्या कहलाती है? ड्यूपोली। फिर एक होता है ओलिगोपोली, जहां कुछ विक्रेता होते हैं। जैसे तुमने बचपन में पढ़ा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉली, बस वैसे ही है ना। तो मोनोपोली मतलब एक विक्रेता, ड्यूपोली मतलब 2 विक्रेता, ओलिगोपोली मतलब कुछ विक्रेता, है ना। वहां गिनती नहीं लिखते हैं कभी 2 से 10, पर होते इतने ही, है ना। फिर एक होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे स्थानापन्न, स्थानापन्न मतलब सब्सटीट्यूट। जैसे साबुन लेने गए, वो पूछता है कौन सा दूं। तुम बताओ कितनी तरह के साबुन आते हैं मार्केट में? 100 से भी ज्यादा तरह के। तो जिस चीज के बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस है, सब्स्टिट्यूट है, जिस चीज में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वो बाजार क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धी। अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। अपना फायदा किस में है? मोनोपोलिस्टिक, पूर्ण प्रतिस्पर्धी में। यही डिस्काउंट है, एक के साथ एक फ्री। इसके ही एड सबसे ज्यादा आते हैं दुनिया में। इनके ऐड नहीं आते कभी, क्योंकि इनके पास ऐड में पैसा खर्चा करने का टाइम ही, अकेले ही विक्रेता है, वही बना रहे वही बेच रहे, उनसे ही खरीदना पड़ेगा। जिस रेट पे देंगे ऐड की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, फिर दूसरा एक टैक्स होता था पुराने जमाने में, लेवी टैक्स। ये व्यापारियों पे लगाती थी सरकार, जो खत्म हो गया, अब जीएसटी आ गया। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बेटा? 19 जुलाई 1969। प्रदेश में मंडियां कितनी है? 247। ये एक्स्ट्रा पॉइंट। दूरी के आधार पर, एक होता है स्थानीय बाजार, जो खेत से 20-25 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर दूर होता है ना। फिर एक होता है क्षेत्रीय बाजार, जीरे की मंडी, इसबगोल की मंडी, राजस्थान में धनिया की मंडी पढ़ते हो नहीं, तो वो है आपका क्षेत्रीय बाजार। एक होता है राष्ट्रीय बाजार, जैसे प्याज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? लासलगांव, महाराष्ट्र, है ना। तो वो हो जाए राष्ट्रीय बाजार। और एक देश से दूसरे देश के बीच का जो सिस्टम चलता है उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार।
अवधि के आधार पर अस्थायी बाजार, जो मेले और हाट बाजार लगते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी, कल जाओगे दुकान मिलेगी ही नहीं। स्थायी बाजार जो शहरों में पक्की दुकान है वो क्या है? स्थायी बाजार। किसानों के प्रकार तो मैंने लिखवा दिए तुमको। देश में 85% किसान सीमांत और लघु किसान की श्रेणी में आते हैं। फिर एक सहकारिता है। सहकारिता मतलब कुछ लोगों का समूह मिलकर जब कुछ कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? सहकारिता। इसमें सबका आना कंपलसरी। ये स्वैच्छिक संगठन है। मान लो मुझे एक जमीन खरीदना है, बिल्डिंग बनाना, खूब पैसा कमाना, पर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 8-10 लोग ऐसे ढूंढूंगा जिनके पास पैसा है, मैं उनको प्लान समझाऊंगा, फिर हम सब मिलकर एक सहकारी समिति बना के सरकार में रजिस्टर करा देंगे कि हमें कंपनी है। फिर हम क्या करेंगे? वो सब मिलके पैसे मिलाएंगे, वो जमीन खरीदेंगे, उसमें बिल्डिंग बनाएंगे, उसको बेच देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें सबका बराबर का हिस्सा है। अपन चाहे तो दूध उत्पादन करो, जैसे अमूल सहकारी संस्था है, जैसे इफ्को विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, उसके 10 लाख से भी ज्यादा सदस्य। तो जब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सहकारी। है ना? इसकी शुरुआत कहाँ हुई? इसकी शुरुआत हुई यूरोप में, ब्रिटेन, इंग्लैंड में। डॉक्टर फेडरिक निकोलसन को सहकारिता का जनक कहा जाता है। ये जेईटी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न। किसको कहा जाता है बेटा? डॉक्टर एफ निकोलसन को। भारत सरकार ने कानून बनाए, पर उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार थी, है ना? तो सबसे पहले बना सहकारी ऋण समिति कानून 1904 में। 1912 में फिर कहा गया कि खाली ऋण की समिति नहीं बनाना है, सब तरह की समिति बनाओ, तो सहकारी समिति कानून आया 1912। राजस्थान की पहली सहकारी समिति भिनाय अजमेर में खोली गई 1905 में। अब भारत में सहकारिता त्रिस्तरीय है। एक ग्राम स्तर, एक जिला स्तर, एक राज्य स्तर। ग्राम स्तर पे आपके गांव की सोसाइटी आती है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। अपन लाते हैं वहां से यूरिया वगैरह उधार, कभी कभी शक्कर, तेल, घासलेट मिलता था पहले वहां, है ना? उसके पहले सब मिलता था, चंबल, कंबल, चाय, माचिस, सब कुछ। फिर जिला स्तर, ये जिला सहकारी बैंक या जिला भूमि विकास बैंक है जो इसके ऊपर वाली है। राज्य स्तर पर जो है उसको हम कहते हैं एपेक्स बैंक, और राजस्थान में एपेक्स बैंक कहाँ है? जयपुर में, है ना? ये तो डबल आ गया ना। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में चेन्नई यानी मद्रास में हुई थी। इसका नाम था भूमि बंधक बैंक, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया अपन ने? भूमि विकास बैंक। और ये योजनाएं अलग से अपने पढ़ेंगे जब अपन वो पढ़ेंगे कृषि का इतिहास। एक मार्क मैंने तुमको पढ़ा दिया। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है थोड़े से, अगर तुम लिखना चाहो तो मैं छोड़ देता हूं, तुम लिखो आराम से बैठ के। नहीं लिखना चाहो तो इसको बंद कर देते, अपने कोई लेना देना ही नहीं, है ना? बताओ। ये पुराना डेटा है, इसको नया अपडेट करूंगा मैं। ये 19-20 का है ना? छोड़ दो इनको, छोड़ दे मेरी तरफ से, तो बाकी इनकी इच्छा। कंफ्यूज है, कंफ्यूज। ये एक आधे उठेंगे ही नहीं ये। हाँ, और 8 बजे टेस्ट है, 7:50 पे आना, 8:10 पे नहीं आना है। हाँ। है, मेरे को कहीं जाना है बेटा। बेटा बाद में पढ़ाऊंगा, है ना? टॉपिक अभी नहीं लिखना है इसको, ठीक है?